Hello everyone, welcome you all to दृष्टि बैंकिंग एग्जाम्स दिस साइड आयुषी मदान। एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कंप्लीट करेंगे। हम लोग हमेशा आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए इन सबको तो बहुत डीपली पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें उन बैंक्स को भी कंप्लीट करना है जो कि वर्ल्ड लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं, जिन्हें हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काउंट करते हैं। उनकी लिस्ट है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले है वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी, एआईआईबी, एनडीबी एंड बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। ये कुछ वो बैंक्स है जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल ऑपरेट करके हमारे फाइनेंशियल चीजों को और ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले हम वो बैंक्स को स्टार्ट करेंगे जो सबसे पहले क्रिएट किए गए थे। इन सभी बैंक्स में से सबसे पुराना और सबसे पहले क्रिएट किए जाने वाले ये दोनों बैंक हैं, जिसमें यहां पर हमारे पास वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ आते हैं। जब पूरा वर्ल्ड वॉर 2 से जूझ रहा था, उस टाइम पे बहुत सी कंट्रीज यहाँ पर अपना वॉर की वजह से खामियाजा भुगतती हैं। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इकोनॉमी डाउन में चली जाती है कुछ कंट्रीज की। तो उन सबको वॉर से उभारने के लिए, चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए हमारे सामने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी दो बड़े बैंक्स बनके तैयार होते हैं। ये दोनों बैंक्स वर्ल्ड वॉर 2 की ही देन है। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पीरियड में यूएन बनके तैयार हुआ था, जिसने लीग ऑफ नेशंस को रिप्लेस किया था, सेम उसी तरीके से फाइनेंशियली चीजों को बेटर करने के लिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे बैंकिंग सिस्टम को स्टार्ट किया गया था। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ हमारे देश में पूरे वर्ल्ड में ब्रेटन वुड्स की कॉन्फ्रेंस के बाद तैयार होते हैं। इस कॉन्फ्रेंस का नाम बाय हार्ट लर्न कर लीजिए कि ब्रेटन वुड्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी। ब्रेटन वुड्स एक प्लेस का नाम है यूएसए में, और इस कॉन्फ्रेंस के बाद ही क्रिएट किए गए हैं हमारे दो बड़े बैंक, जो आज जो है बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट करते हैं। जो भी बैंकिंग स्ट्रक्चर्स आप सामने देख रहे हो, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी, एआईबी और एनडीबी, इन पांचों बैंक्स में इंडिया जो है वो मेंबर है। इंडिया इन पांचों बैंक्स का ही मेंबर है। मैं अगर लिखना चाहूं तो यहां पर एक वर्ड और लिख सकती हूं, सिर्फ मेंबर ही नहीं है, फाउंडिंग मेंबर है। फाउंडिंग मेंबर का मतलब है जब से ये बैंकिंग स्ट्रक्चर्स तैयार हुए हैं तब से हम इनके मेंबर्स हैं। तो अब हमें ये समझना है कि जब से ये बैंकिंग चीजें तैयार हुई है, ये कब और कैसे और किस तरीके से ऑपरेट करती हैं। स्टार्ट करते हैं हम हमारे सबसे पहले टॉपिक वर्ल्ड बैंक से। अक्सर आपने एक बात सुनी होगी कि वर्ल्ड बैंक को वर्ल्ड बैंक ग्रुप का नाम दिया जाता है। तो ये वर्ल्ड बैंक क्या है और वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है? बेसिकली ये वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप ये बाद में बनके तैयार हुए हैं। असल में सबसे पहले वर्ल्ड बैंक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद दो तैयार हुए थे, आईबीआरडी एंड आईडीए। इन्हें हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक। लेकिन विद द टाइम वर्ल्ड बैंक ने अपनी ब्रांचेस और ओपन करी, नई नई चीजें ओपन करी, जिसमें हमारे आईएफसी, मीगा एंड आईसीएसआईडी भी बनके तैयार होते हैं। इन पांचों को कंबाइन करके हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप का नाम देते हैं। So basically, World Bank is International Bank for Reconstruction and Development, that is IBRD. IDA is इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये दोनों पहले थे, अब ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप बन गए हैं, जिसमें और भी 3 बैंक शामिल हो गए हैं। कंबाइनिंगली इनको हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप का नाम देंगे। आईबीआरडी हमारे वर्ल्ड में मिडिल इनकम कंट्रीज को यहाँ पर लोन देता है। अब ये कौन बताता है कि ये कंट्री मिडिल इनकम है या लो इनकम है? ये काम भी वर्ल्ड बैंक ही करता है। जैसे कि रिसेंटली आपने सुना होगा, वर्ल्ड बैंक ने श्रीलंका को मिडिल इनकम कंट्री के रूप में क्लासिफाई किया है। क्यों? क्योंकि श्रीलंका एक टाइम पे बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था 2023 के टाइम में, जिस टाइम पे वहां पे इकोनॉमिक रिसेशन भी आया था, और उसी टाइम पीरियड में इकोनॉमिक रिकवरी की बातें हुई थी। एंड आज के टाइम पे 2026 तक आते आते वर्ल्ड बैंक ने श्रीलंका को रिकवर करने के लिए यहाँ पर अब मिडिल इनकम कंट्री का दर्जा दे दिया है। तो उन कंट्रीज को फाइनेंस करने के लिए वर्ल्ड बैंक से अगर आपको लोन लेना है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आईबीआरडी होगा। वही इसके बाद अगर लो इनकम कंट्रीज यहाँ पे, जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कुछ ऐसी कंट्रीज है जो लो इनकम कंट्रीज में काउंट होती हैं, अगर उन कंट्रीज को आपको लोन देना है तो वो जिम्मेदारी आईडीए की रहती है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की।
इसी तरीके से अगर आपको प्राइवेट सेक्टर को भी लोन देना है तो वर्ल्ड बैंक प्राइवेट सेक्टर, सिर्फ गवर्नमेंट्स को ही लोन नहीं देती है, प्राइवेट सेक्टर को भी डेवलपमेंट करने के लिए लोन प्रोवाइड करती है। उसके लिए हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जिसका नाम है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन। यहाँ पे ये मिस्टेकनली लिखा हुआ है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म नहीं है, ये मिस्टेक हो गया बनाने में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो ये यहाँ पे जिम्मेदारी लेती है प्राइवेट की। सेम उसी तरीके से अगर कभी भी पॉलिटिकल रिस्क आ जाता है, इंश्योरेंस या क्रेडिट के ऊपर बात आती है, तो वहां पे मीगा है जिसका फुल फॉर्म है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये एजेंसी की जिम्मेदारी है हमारी इंश्योरेंस की चीजों को सेटल करना। वही अगर कभी किसी कंट्री में या कंट्रीज के बीच में कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है तो यहाँ पर जो है इस चीज के लिए इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट करके हमारी जो है एक अग्रीमेंट यहाँ पे है जिसमें हम डिस्प्यूट्स को सेटल करते हैं। जैसे इंडिया में डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसी बॉडीज हैं, ऐसी वर्ल्ड लेवल पे अगर इनकम और फाइनेंशियल डिस्प्यूट अराइज हो जाती हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास है ICSIT। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि क्या हम लोग, मैंने पढ़ाया आपको कि वर्ल्ड बैंक के मेंबर हैं, तो क्या हम लोग इन 500 बैंक्स के मेंबर हैं? तो नहीं, हम लोग जो है डिस्प्यूट वाले के मेंबर नहीं है, बाकी चारों के मेंबर हैं। कैसे याद रखेंगे इस बात को? वैसे तो ये आयरनी वाली बात मैं बता रही हूँ, बट याद करने का तरीका कि हम किसी के डिस्प्यूट्स में नहीं पड़ते, हम इंडियंस किसी के कलेश में नहीं पड़ते। बट वैसे तो ये बात गलत है कि हम किसी के कलेश में नहीं पड़ते, लेकिन इट इज व्हाट इट इज। ओके, सो हमारे पास ये जो है 4 के हम लोग मेंबर्स हैं। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ ऑल द 4 बट नॉट द ICSIT। तो ये इंफॉर्मेशन काफी जरूरी रहेगी, इसको ऐसे एज इट इज याद करके जाना है। तो सबसे पहले हमने वर्ल्ड बैंक के बारे में देखा, थोड़े से और फैक्चुअल डिटेल्स को देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक जो है IBRD, IDA, IFC, मीगा मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी एंड ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ये 500 को मिला करके कहा जाता है, जो कि 1944 में बनके तैयार हुई थी। 1944 में इसकी जिम्मेदारी रखी गई थी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के टाइम पीरियड में कि ये जो है पूरे वर्ल्ड में लोन देगी, और इसके हेडक्वार्टर्स भी वॉशिंगटन DC में है। वॉशिंगटन DC किसकी कैपिटल है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ये कैपिटल है, वहीं पर इसके हेडक्वार्टर्स बने हुए। इन 5 जो आप नाम पढ़ रहे हो, इन 5 की जो बिल्डिंग है वो यहीं पर ही लोकेटेड है। साथ ही साथ इसने अपना काम करना 1946 में स्टार्ट किया था। और जो वर्ल्ड बैंक है, इसके सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर ये है कि वर्ल्ड बैंक हमारे पूरे वर्ल्ड में डेवलपमेंट के लिए लोन देती है। डेवलपमेंट को कैसे फॉस्टर करना है, कैसे बेहतर बनाना है, उसकी जिम्मेदारी किसकी रहती है? वर्ल्ड बैंक की। सो वर्ल्ड बैंक का मेजर ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंटल पर्पस, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स या कुछ भी ऐसे प्रोजेक्ट जो देश अपनी तरक्की के लिए करना चाहता है तो वो वर्ल्ड बैंक को अप्रोच कर सकता है। वर्ल्ड बैंक की शर्तों को मानने के बाद वो काम किए जा सकते हैं। एंड प्रेजेंटली वर्ल्ड बैंक के जो डायरेक्टर हैं या फिर आप कह लीजिए जो वर्ल्ड बैंक को ऑपरेट कर रहे हैं, वो एक इंडियन ओरिजिन पर्सन है, दैट इज द अजय बांगा। एंड वो इंडियन ओरिजिन है, राइट, बट वो एक इंडियन सिटीजन नहीं है। ओरिजिन और सिटीजन में डिफरेंस है, आई होप यू ऑल नो दिस। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर वर्ल्ड बैंक जो है मल्टीपल रिपोर्ट्स भी रिलीज करता है। एग्जाम्पल के तौर पर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, अगर आपको दिख पा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं बता रही हूँ। सबसे पहली रिपोर्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, सेकंड है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट, यहाँ पे लिखी हुई है। थर्ड है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे रिपोर्ट्स को रिलीज करता है ताकि वर्ल्ड को ये चीज पता चले कि कहां पर बिजनेस करना आसान है, कौन सी कंट्री में बिजनेस करना इजी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम यही चेक करते हैं कि कौन सी कंट्री जो है वो अपने लोगों को लाइसेंस जो है वो इजीली प्रोवाइड करती है, काम करने के लिए इजी बेनिफिट्स देती है। सो ये सब रिपोर्ट जो है हमारी वर्ल्ड बैंक रिलीज करती है। साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक और इंडिया भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, बिकॉज हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं। अगर मैं रिसेंटली ही जुलाई 2026 की बात करती हूँ तो जुलाई 2026 में हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक से एक लोन लिया है, वो है हरियाणा के लिए। हरियाणा में ग्राउंड वाटर को कंजर्व करने के लिए, वाटर को और ज्यादा सिक्योर करने के लिए हरियाणा की गवर्नमेंट को 4000 करोड़ रुपीस वर्ल्ड बैंक द्वारा सैंक्शन किए गए हैं। जिस प्रोग्राम के तहत किए गए उसका नाम है जल संरक्षित प्रोग्राम।
ये हमारे देश के लिए 2026 से 2032 तक दिया जाएगा एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस तरीके के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पॉसिबल होता है और वर्ल्ड बैंक अगर अप्रूवल दे देता है तो लोन सैंक्शन हो जाता है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, तो हमारे पूरे वर्ल्ड में 189 कंट्रीज हैं जो कि वर्ल्ड बैंक का पार्टिसिपेंट है, साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक के फाउंडिंग मेंबर में इंडिया भी काउंट होता है। सो ये थे बेसिक डिटेल्स अबाउट दी वर्ल्ड बैंक। अब हम बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट में आईएमएफ पर। आईएमएफ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होने पर लोन प्रोवाइड करता है। सबसे बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर ही आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में ये रहा है कि वर्ल्ड बैंक आपको डेवलपमेंटल पर्पसेस के लिए लोन प्रोवाइड करता है, वही आईएमएफ आपको लोन प्रोवाइड करता है फॉर द इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी प्रोसेस। अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो क्राइसिस में आ गई है, इंस्टेबल हो गई है, अनस्टेबल हो गई है, या अगर ऐसी कोई भी चीजों से जूझ रही है तो वो लोन लेंगे आईएमएफ से। आईएमएफ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हालांकि ये दोनों ही, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों ही क्रिएट किए गए थे 1944 में। दोनों को ही ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से क्रिएट किया गया था और आज के समय में दोनों ही यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी के रूप में काम करते हैं एंड दोनों के ही हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी में लोकेटेड है, यूएसए में ही दोनों के हेडक्वार्टर्स लोकेटेड हैं। बस काम में डिफरेंस आता है। वर्ल्ड बैंक 5 ग्रुप्स का, एक 5 बैंकों का ग्रुप है जो कि डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लोन प्रोवाइड करता है, वही आईएमएफ तब इंटरफेयर करता है जब किसी देश की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा हिल चुकी होती है, जैसे कि श्रीलंका। जब कोई कंट्री डेट ट्रैप में फंस गई है, इकोनॉमिक कंडीशंस, फॉरेक्स रिजर्व्स खत्म हो गए हैं, तो वो अप्रोच कर सकती है आईएमएफ को और आईएमएफ डेफिनेटली आपके भी इकोनॉमिक मॉडल में फिर इंटरफेयर करेगा, क्योंकि वहां के देश में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसमें इंटरफेयर करना, उसको सुधारने का काम कौन रखेगा? अब आईएमएफ करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द आईएमएफ नाउ। आईएमएफ जो है वो पूरे वर्ल्ड में, यहाँ पर इसमें बहुत सारी कंट्रीज शामिल हैं। आईएमएफ पूरे वर्ल्ड में किस चीज के लिए काम करता है? इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को सुधारने के लिए काम करता है। तो आईएमएफ में क्या इंडिया मेंबर है? डेफिनेटली इंडिया मेंबर है आईएमएफ का, ये भी हम लोगों को याद करना है। साथ ही साथ आईएमएफ में यूएसए, जापान, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, यूके का काफी बड़ा दबदबा है। इंडिया का आप देख सकते हैं वोटिंग पावर 2.75% है, जबकि सबसे ज्यादा वोटिंग पावर है यूएसए की 17.42%। राइट, तो जिस कंट्री का ज्यादा वोटिंग शेयर होता है उसकी वोटिंग पावर भी ज्यादा बढ़ जाती है। सिंपल सा बात याद रखिएगा, 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान इसको बनाया गया था। ब्रेटन वुड्स हमारे न्यू हैम्पशायर यूएसए में लोकेटेड है। साथ ही 1945 में इसको अग्रीमेंट करके फाइनल 1947 में इसने काम करना शुरू किया था और ये हमारे को जो है एक तरीके से पूरे लोन देने की फैसिलिटीज करती है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर हमेशा से रहा है। ये जिम्मेदारी लेती है कि हम लोग जो है पूरा स्टेबल रखेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट्स को, साथ ही साथ किसी भी देश की इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को कंट्रोल करती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने की बात करती है। अब यहाँ पे इसकी भी एक रिपोर्ट रिलीज होती है जिसे हम कहते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये भी याद रखिएगा, इसकी भी एक रिपोर्ट रिलीज होती है। जैसे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट रिलीज होती है, ऐसे आईएमएफ भी अपनी रिपोर्ट्स रिलीज करके अपने सारे कामों को हमें बताता है। राइट, सो ये आपको भी लर्न करना होगा कि आईएमएफ जो है वो किन किन चीजों के लिए जिम्मेदार होता है। तो एग्जाम के लिए सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आईएमएफ के बाद हमारे पास आता है वेरी इंपॉर्टेंट बैंक एडीबी, क्योंकि एडीबी अभी हाल फिलहाल में काफी न्यूज में रहा है। 2026 में इंडिया ने काफी सारे लोन्स एडीबी से लिए हैं, जो हम इसी वीडियो में जानेंगे कि कौन से लोन्स अभी रिसेंटली इंडिया ने एडीबी से लिए हैं। तो बात करते हैं हमारे एडीबी की। एडीबी एक ऐसा बैंक है जो एशिया की कंट्रीज के लिए बनाया गया है, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में क्रिएट किया गया था। 19 दिसंबर 1966 में क्रिएट किया गया ऐसा बैंक जिसके हेडक्वार्टर्स मनीला फिलीपींस में है। फिलीपींस एक एशियन कंट्री है जो कि आसियान ग्रुप का भी मेंबर है। इसकी कैपिटल का सिटी मनीला में इसके हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है। बात यह आती है कि इस पूरे बैंक में भी किसका शेयर ज्यादा है? तो यहां पर भले ही यूएसए एशिया का पार्ट नहीं है, बट इस पूरे बैंक में भी सबसे बड़ा शेयर जापान और यूएसए का है और यही दोनों कंट्रीज की सबसे ज्यादा वोटिंग पावर भी है। इसका काम क्या है? सभी कंट्रीज को, जो भी इसका मेंबर है, सभी कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करना,
प्राइवेट सेक्टर को भी लोन प्रोवाइड करना, इवन टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करना। अब आपके में से बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में एक थॉट आ सकता है कि अगर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ है तो हमें तीसरे बैंक की जरूरत क्यों है। देखिए, ऐसे तो हमारे पूरे इंडिया में भी एसबीआई है, सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये बड़े बड़े बैंक्स एग्जिस्ट करते तो हैं, तो बाकी बैंक्स बनाने की क्या जरूरत है? क्या हम एचडीएफसी बैंक को, येस बैंक को, बाकी सब बैंक को बंद कर देते हैं? नहीं ना। इतनी बड़ी जनता को केटर करने के लिए आपको जरूरत है कि आप मल्टीपल बैंक्स बनाइए। अगर इंडिया में भी सिर्फ एक या दो बैंक ही ऑपरेट करेंगे, उन्हीं की ब्रांचेस रहेगी, तो मोनोपोली हो जाएगी। अपने मनमाने रेट पर वो अपना काम करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई चार्ज कर सकते हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि इतनी बड़ी जनता को, इतने बड़े पॉपुलेशन वाले पूरे वर्ल्ड को, देश को केटर किया जाए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि मल्टीपल बैंक्स हो, आपके पास वैरायटी हो, आपके पास ऑप्शंस हो। अगर आप एक को ही रखेंगे, अब जैसे वर्ल्ड बैंक है, मैंने आपको क्लैरिटी दी कि वर्ल्ड बैंक में अभी जो डायरेक्टर है उसके वो यूएसए के हैं, दैट मीन्स वहां पे वर्चस्व किसका है? अभी यूएसए का ज्यादा है। सेम ऐसी बात करूं आईएमएफ की, तो आईएमएफ में वर्चस्व किसका ज्यादा रहता है? यूरोप का। इवन वहां के जो अभी हेड है वो भी एक यूरोपियन लेडी है, क्रिस्टलिना जॉर्जवा, आईएमएफ की। सो आप देख रहे हो कि इसमें अगर वेस्टर्न कंट्रीज का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा तो बाकी एशियन कंट्रीज कहां जाएंगी? ऑस्ट्रेलिया कहां जाएगा? अफ्रीका कहां जाएगा? तो उसके लिए क्या बनाया गया है? एक सेपरेट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ताकि एशियन कंट्रीज डिपेंडेंसी अपनी ज्यादा एडीबी पे रख सके एंड वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना वर्चस्व ज्यादा ना दिखा सके। इसी पर्पस के लिए एडीबी बनाया गया है। अब इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा और इसी वजह से और बैंक्स भी बनते हैं और बनते जा रहे हैं, विद टाइम बनते जा रहे हैं। सो एडीबी, जिसके हेडक्वार्टर्स मनीला फिलीपींस में लोकेटेड है, बहुत ही पुराना बैंक है, 1966 में बनके तैयार हुआ था। साथ ही साथ इसमें काफी बड़ी शेयर होल्डिंग पावर जापान और यूएसए की है। यही बात चाइना से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने अपना एक नया बैंक क्रिएट कर लिया, जो कि हम फोर्थ बैंक के रूप में पढ़ने वाले हैं। सो ये थर्ड बैंक जो है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशिया के जितने भी कंट्रीज हैं, राइट फ्रॉम नेपाल, भूटान, इंडिया, जापान, चाइना, मंगोलिया एंड ऑल द आसियान कंट्रीज, दैट मीन्स लाओस, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, जितनी भी ये सब कंट्रीज हैं, सभी को लोन देने के लिए ये जिम्मेदार है। आप अपने जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वहां जो भी कंट्री करना चाहते हैं वो यहां से लोन ले सकती है। सो अब हम देखते हैं 2026 की अपडेट कि इंडिया ने एडीबी से लोन कब कब लिया है। देखो, कोविड के टाइम पे भी बहुत सारे लोन्स लिए गए थे, साथ ही साथ इसमें हम लोगों ने, एडीबी ने बहुत सारे लोन्स और भी लिए हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एडीबी से हम लोगों ने 2026 में कौन कौन सा लोन लिया, जैसे कि बंगाल में 4648 करोड़ रुपीस का लोन लिया गया है, ताकि बंगाल की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बेहतर किया जा सके। दूसरा, बैम्बू इंडस्ट्री, बिल्कुल रिसेंट ही इंफॉर्मेशन है, नॉर्थ ईस्ट में हमारी बैम्बू इंडस्ट्री बहुत अच्छे से काम कर रही है और पूरा नॉर्थ ईस्ट में, जिसमें हमारी 8 स्टेट्स आती है, हालांकि ये पूरा बैम्बू इंडस्ट्री 8 स्टेट्स में ऑपरेशनल नहीं है, ये हमारे अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसी स्टेट्स में उतना ज्यादा फ्लरिश नहीं करा है, लेकिन जो बची हुई हमारी बाकी 6 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट की, जैसे कि त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, असम, मणिपुर, ये जैसी स्टेट्स में बैम्बू इंडस्ट्री काफी फ्लरिश करती है। तो अगर हमें बैम्बू में और डेवलपमेंट करनी है तो हमें उसके लिए और ज्यादा लोन लेना होगा और उस लोन की मदद से हम बैम्बू इंडस्ट्रीज बनाएंगे और उस बैम्बू इंडस्ट्रीज में कंपलसरी है कि एक इंडस्ट्री हर स्टेट में फीमेल लेड होनी चाहिए, दैट मीन्स फीमेल ही उसको ऑपरेट कर रही हो। तो इसके लिए भी इंडिया ने लोन जो है वो एडीबी से लिया है और लोन का अमाउंट है $42.2 मिलियन, राइट। नेक्स्ट, ऐसे ही बात करें तो सोलर में, जो कि हमारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत चलता है, उसमें भी बेटर करने के लिए हम लोगों ने लोन लिया है, किससे? एडीबी से, ताकि सोलर एक एनर्जी को प्रमोट किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके अंतर्गत इसके बेनिफिट्स पहुंचाए जा सके। सेम ऐसे ही हम लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, विंड सोलर एनर्जी, हाइब्रिड प्लांट्स के लिए भी हमने किससे लोन लिया? एडीबी से। कितना? $331 मिलियन का लोन लिया है। सेम ऐसे ही यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट एजुकेशन पर्सपेक्टिव, सिर्फ और सिर्फ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब चीजों के लिए नहीं, एजुकेशन के लिए भी लोन उठाया गया है। किस चीज के लिए? स्कूल नेट करके एक हमारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट पैनल्स हो गए या कंप्यूटर लैब्स हो गया, मतलब डिजिटलाइजेशन के ऊपर काम देखती है, तो उसके साथ टाई अप किया है
एडीबी ने, जो कि स्कूल्स को मॉडर्नाइज करने की बात की जा रही है। मॉडर्नाइज से मेरा मीनिंग ये नहीं है कि वहां पर वॉशरूम्स बनाए जा रहे हैं, वहां का मेरा मीनिंग है कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल किया जा रहा है। सो हमारे स्कूल नेट फंडिंग ने डिजिटल क्लासरूम्स और बेटर लैब्स बनाने का वादा किया है। इसके लिए $10 मिलियन का लोन उठाया गया है बाय स्कूल नेट इंडिया। कहां से लोन लिया गया? अगेन एडीबी। सो आप देख सकते हो कि इंडिया एडीबी के साथ कितने सारे जो है वो लोन्स उठाती है ताकि देश में डेवलपमेंट की जा सके। हम सिर्फ वर्ल्ड बैंक पे ही डिपेंडेंट नहीं है, मल्टीपल एरियाज पे हम लोग काम करते हैं ताकि बेटर आउटकम्स निकल सके। सो ये था हमारा एडीबी बैंक। बढ़ते हैं हमारे फोर्थ बैंक की तरफ। एडीबी का सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। इसमें 69 टोटल मेंबर्स है, जिसमें से 50 कंट्रीज जो है वो एशिया की हैं। एज आई टोल्ड यू कि यूएसए एशिया का नहीं है, फिर भी इसका मेंबर है। तो कुछ कंट्रीज इसमें नॉन रीजनल है जो कि एशिया से बाहर की भी आती है, जिसमें 19 कंट्रीज है। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट को फोकस करना एशिया रीजन में। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब होता है समावेशी विकास, यानी कि हम लोग अपना विकास इस तरीके करें कि इस छोटे से लेके बड़े बिजनेस सभी को फायदा होना चाहिए। हमारे टारगेट्स हमेशा सिर्फ बड़े बिजनेस नहीं होने चाहिए। तो यहां पर जो एडीबी बैंक है ये एशिया पैसिफिक रीजन में 69 मेंबर्स के साथ आज के टाइम पे काम कर रहा है, जिसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एक बॉडी होती है जो कि यहां पर पूरे तरीके से डिसीजंस को लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बात यह आती है कि ये वाला बैंक अगर एग्जिस्ट कर रहा था तो एआईआईबी जैसा बैंक बनाने की क्या जरूरत थी? एज आई टोल्ड यू, इसमें सबसे ज्यादा वर्चस्व किसका है? इसमें वर्चस्व है सबसे ज्यादा यूएसए और जापान का। लेकिन आज के टाइम पे चाइना ने अपने आप को बहुत बड़ा एक डेवलप्ड कंट्री के, वो अपने आप को डेवलप्ड कंट्री मानता नहीं है, वो बात अलग है, डेवलपिंग कहता है, लेकिन एक अपने आप को बहुत बड़ी कंट्री के रूप में, बहुत बड़ी जीडीपी के रूप में स्थापित किया है। इसकी वजह से चाइना ने खुद का एक बैंक क्रिएट किया है जिसका नाम है एआईआईबी। फुल फॉर्म क्या है इसकी? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये बैंक क्यों बनाया गया? 2016 में चाइना ने इस बैंक को बनाया है, जिसके पीछे का कारण है चाइना इसमें अपना वर्चस्व चाहता है। देखिए, एक ग्रुप है कंट्रीज का आसियान करके, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसमें म्यांमार से लेकर के म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई, तिमोर लेस्ते, ये जितनी भी कंट्रीज के मैंने नाम लिए इनका एक ग्रुप है। ये सारे ग्रुप ऑफ कंट्रीज डिपेंडेंट है एडीबी से अपना लोन लेने के लिए। चाइना चाहता है कि ये सारी कंट्रीज श्रीलंका की तरह डेट ट्रैप में हमसे ही लोन ले, ये एडीबी से लोन ना ले। तो एडीबी से लोन ना लेने के चक्कर में इन्होंने क्या किया है? इन्होंने यहां पर ये पूरा बैंक बनाया है एआईआईबी के नाम से, ताकि मल्टीलैटरल और पुराने बैंक्स को रिप्लेस करके नया बैंक का होल्ड यहां पे हो सके। इसमें सबसे बड़ा वोटिंग शेयर चाइना का है। ऑब्वियसली चाइना में है तो चाइना के ही वोटिंग शेयर ज्यादा होगा, और इसके हेडक्वार्टर्स भी चाइना में ही है। कहां पर? बीजिंग में। तो यहां पर ये चाइना की जो है वोटिंग पावर ज्यादा है, 26% से भी ज्यादा है। सेकंड, इसके अंदर जो वोटिंग पावर या फिर आप शेयर होल्डिंग कहेंगे वो है इंडिया की। इंडिया यहाँ पे सेकंड नंबर पे है। जिसका ज्यादा शेयर होगा उसकी ज्यादा डिसीजन मेकिंग में पावर होगी, जिसकी ज्यादा वोटिंग पावर रहेगी। तो चाइना के बाद सेकंड है इंडिया, और उसके बाद थर्ड नंबर पे है रशिया। इंडिया और रशिया का ऑलमोस्ट शेयर बराबर बराबर से थोड़ा सा ही डिफरेंस है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है काम करने के लिए पूरे तरीके से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स रहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं और प्रेसिडेंट रहते हैं, जो कि इनके लोन्स को सैंक्शन करने का काम करता है। ये आप इसकी बिल्डिंग देख सकते हैं, बीजिंग में लोकेटेड है। सो ये आपको क्लियर हुआ कि क्यों बनाया गया, एडीबी के बाद एआईआईबी क्यों बनाया जाता है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट बैंक इसमें आता है जो कि यहाँ पे क्रिएट किया गया है, उस बैंक का नाम है एनडीबी। एनडीबी बैंक को क्रिएट करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले एनडीबी बैंक की हम फुल फॉर्म देखते हैं, जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये बैंक पूरे वर्ल्ड में ऑपरेट करता है ब्रिक्स के बैंक के रूप में। ब्रिक्स का बैंक से मेरा मतलब है ऐसा बैंक जो ब्रिक्स के नेशंस ने मिलके बनाया है। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स, जो कि पहले ब्रिक के नाम से, BRIC के नाम से जानी जाती थी। अब इसमें एक और साउथ अफ्रीका को जोड़ दिया गया है, और अब इसकी एक्सपेंशन और मेंबरशिप की एक्सपेंशन हो चुकी है। मल्टीपल कंट्रीज इसमें अब और जुड़ चुकी हैं। तो इस कंट्रीज के बाद ये ब्रिक्स, अभी नाम इसका ब्रिक्स ही है, तो इन कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि हम लोग अपना एक खुद का बैंक बनाएंगे एंड डॉलर की डोमिनेंस को कम करेंगे। डी डॉलराइजेशन के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देने के लिए एनडीबी जैसे ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था।
एनडीबी जो है ये 2014 में डिसाइड किया गया था, इसको हम बनाएंगे। 2014 में जो इसका ब्रिक्स का समिट हुआ था वो फोर्टलेजा में हुआ था। इसके बाद इसे फोर्टलेजा डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। फोर्टलेजा जो हमारी एक जगह है, ये ब्राजील की एक सिटी है। 2014 में जो ब्रिक्स का समिट हो रहा था वो ब्राजील में हो रहा था, फोर्टलेजा में। जिसके बाद एनडीबी की क्रिएशन की बात की जाती है और इस एनडीबी के फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो एक इंडियन है, इसलिए हमें इनका नाम भी पता होना चाहिए, दैट इज द केवी कामत। ये एक इंडियन व्यक्ति हैं और इसलिए इनका नाम आपको याद करना बेहद जरूरी है कि इन्होंने एनडीबी की फर्स्ट प्रेसिडेंटशिप को होल्ड किया था। बात आती है अगेन कि एनडीबी के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। सो एनडीबी के हेडक्वार्टर्स जो है वो बने हुए हैं चाइना के अंदर, चाइना की एक बहुत ही पॉपुलेटेड सिटी शंघाई में। वेरी पॉपुलेटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड यू कैन से एनडीबी है। तो एनडीबी यहाँ पर क्रिएट की गई है इसी पर्पस के लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो यहाँ पर क्रिएट किया जा सके और यहाँ पे बेनिफिट पहुंचाया जा सके जितने भी कंट्रीज हैं। हाल फिलहाल में एक बड़ी न्यूज ये है कि इस एनडीबी में एक नई कंट्री ऐड हुई है। आई एम नॉट सेइंग कि ब्रिक्स में ऐड हुई है, एनडीबी में ऐड हुई है। एनडीबी जो हमारा बैंक है इसमें अब टोटल 10 कंट्रीज शामिल हैं। कितनी कंट्रीज हैं? 10 कंट्रीज। 5 तो यही हो गई ब्रिक्स कंट्रीज, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड अपनी साउथ अफ्रीका। 5 कंट्रीज तो यही हो गई ऑब्वियसली, राइट। प्लस इसके अंदर और भी कुछ कंट्रीज शामिल हो चुकी हैं जैसे कि बांग्लादेश, राइट। बांग्लादेश ब्रिक्स का मेंबर नहीं है, बट ये किसका मेंबर है? बांग्लादेश ब्रिक्स का मेंबर नहीं है, लेकिन बांग्लादेश किसका मेंबर है? बांग्लादेश एनडीबी का मेंबर है। रिसेंटली इसके अंदर 9th नंबर पे जो मेंबर जुड़ा है वो है अल्जीरिया एंड रिसेंटली ही बिल्कुल 10th नंबर का जो मेंबर जुड़ा है 2026 में ही, दैट इज द उज्बेकिस्तान, राइट। विच कंट्री? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्री है और ये सेंट्रल एशियन कंट्री इसमें जोड़ी गई है, पहली सेंट्रल एशियन कंट्री है जो इसमें ऐड हुई है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, क्योंकि पहली सेंट्रल एशियन कंट्री को यहाँ पे मौका मिला है ऐड होने का। सो ये हमसे काफी इंपॉर्टेंट वे में पूछा जा सकता है। तो इस तरीके का ये एक बैंक है लीगल एंटिटी के रूप में, यहाँ पर ये पूरा बनके तैयार हो चुका है। ये बैंक 2014 डिक्लेरेशन में डिसाइड किया गया था, लेकिन ये लीगल एंटिटी के रूप में 2015 से काम करना स्टार्ट किया है। लीगल एंटिटी, वैधानिक मान्यता इसको 2015 से मिली है और आज के समय में 2015 से लेकर के ये काम हमारे देश में करता आ रहा है। इसमें जो है 2015 से ही ब्रिक्स मेंबर जुड़े हुए हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। 3 जुलाई को बना था, 3 जुलाई से लेकर के आज तक ये सारे मेंबर्स इसमें हैं। लेकिन अब इसमें कौन नए जुड़ गए हैं? बांग्लादेश जुड़ा है इसके अंदर। बांग्लादेश जो है इसके अंदर 2021 में जुड़ा है। बांग्लादेश के अलावा इसके अंदर यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसकी कैपिटल सिटी अबू धाबी है, साथ में दुबई भी एक वेरी फेमस सिटी है। तो यूएई जो कंट्री है वो इसके अंदर जुड़ी है। अगेन 2021 में ही ये वाली कंट्रीज भी जुड़ी हैं। इसके अलावा इसके अंदर 2023 में इजिप्ट जुड़ा है। इजिप्ट वही कंट्री जो कि स्विस कैनाल के लिए जानी जाती है, इजिप्ट, मिस्र जिसे हिंदी में कहा जाता है। और अल्जीरिया इसके अंदर 2025 में जुड़ा है, राइट। ये 2025 में इसको इंक्लूड किया गया और 2026 में उज्बेकिस्तान इसका मेंबर बनता है। सो ये ब्रिक्स की मेंबरशिप है, याद रखिएगा। इसमें और कंट्रीज भी बहुत चाहती हैं, राइट। जैसे ही इसमें जैसे कि उरुग्वे, कोलंबिया, इथोपिया, अंगोला, ये जैसी कंट्रीज भी शामिल होना चाहती है, लेकिन ये कंट्रीज को अभी तक भी अप्रूवल नहीं मिला है। जैसे ही इनको फाइनल अप्रूवल मिलेगा डेफिनेटली ये भी यहाँ पर जुड़ जाएंगी। तो एनडीबी हमारा एक ऐसा बैंक है जो कि पूरे तरीके से काम करने की कोशिश में लगा हुआ है, डी डॉलराइजेशन के कॉन्सेप्ट को फोकस करता है। साथ ही साथ जितनी भी कंट्रीज हैं इन सबका शेयर बराबर था। पहले के टाइम पे जितनी भी 5 कंट्रीज थी इनका 20% शेयर इस ब्रिक्स में हुआ करता था, जिसकी वजह से इनकी वोटिंग पावर भी इक्वल थी। पांचों कंट्रीज, क्योंकि 5 है तो डिसीजन 3:2 की मेजोरिटी से लिए जाते थे और पांचों कंट्रीज में इक्वल कैपिटल रखती थी।
और इसमें सेम ही इनका परसेंटेज रहता था, सबका परसेंटेज बिल्कुल सेम हुआ करता था। लेकिन अब जैसे कि इसमें 5 और नई कंट्रीज आप देख रहे हो जुड़ चुकी हैं, तो पहले जब इनका शेयर 20% था, अब उसको रिड्यूस कर दिया गया है। अब सभी का शेयर होल्डिंग 18.72 पहुंच चुका है पांचों का, और बाकी जो बचा हुआ परसेंटेज है वो सब में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि बांग्लादेश की मैं बात करूं तो यहाँ पे बांग्लादेश के पास 1.76% का जो है वो परसेंटेज है टोटल, अगर मैं बात करूं। उसके बाद यूएई, इजिप्ट, अल्जीरिया, उज्बेकिस्तान, इन सभी के पास जो है अलग अलग परसेंटेज है। किसी के पास 0.23% है, किसी के पास 1% है। तो इन पांचों से परसेंटेज कुछ कम करके इन 5 कंट्रीज के बीच में डिवाइड कर दिया गया है, राइट। सो अराउंड इसके अंदर इस तरीके से रखा गया है ताकि इजीली जो है हमारी हर कंट्री का शेयर रहे, और जितना परसेंटेज ऑफ शेयरिंग होगा उतना ही परसेंटेज इसके अंदर हमारी वोटिंग पावर रहती है। तो यहां पर इस तरीके से हमारा पूरा एक अग्रीमेंट, और ये कह लीजिए कि ये पूरी तरीके से यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो चलाए गए हैं। कोविड-19 के टाइम पीरियड में भी इमरजेंसी असिस्टेंस बहुत सारी एडीबी के साथ साथ हमने यहाँ से भी लिया है। इंडिया में भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स हम लोग जो है वो एडीबी से एनडीबी से सैंक्शन करवाए हुए हैं। जैसे अगर मैं रिसेंटली बात करूं तो हमारे इंडिया में अवांसे फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का प्रोजेक्ट भी यहाँ से दिया गया है। तो मल्टीपल ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो यहाँ से हम लोगों ने लिए हैं। अगर मैं बिल्कुल रिसेंट एग्जांपल लूं कि एनडीबी से हमने कौन सा लोन यहाँ पे लिया है, तो वो है लखनऊ मेट्रो रेल का फेज 1B का प्रोजेक्ट। ये रिसेंटली मई 2026 में लखनऊ मेट्रो रेल का जो फेज 1B का प्रोजेक्ट है वो हमने एनडीबी से लिया है। ये आप याद रख सकते हो, ये हमने लोन मई 2026 में एनडीबी से ही बोरो किया है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कोऑपरेशन में ये चीज ली गई है क्योंकि लखनऊ एक मेजर इकोनॉमिक सेंटर है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। तो वहां पे एक्सपेंशन करने के लिए इसका सेकेंड जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसके लिए हमने जो लोन लिया है, जो कैपिटल ली है अराउंड $311 मिलियन का, वो हमने यहीं से ही अप्रूव करवाया है, राइट। तो इस तरीके से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। बांग्लादेश भी लेता है, ऐसे बहुत से लोन यहाँ पे लेते हैं। उसके अलावा हैदराबाद का हमने एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट हो गया। ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को एनडीबी द्वारा सैंक्शन किया गया है। सो एनडीबी इस चीज के लिए हमारे देश में पूरा काम देखता है। अब हम आते हैं हमारे लास्ट बैंक के ऊपर, जो कि बैंक है हमारा BIS। लास्ट बैंकिंग है ताकि हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सारे एक साथ ही एक ही जगह पे कंप्लीट हो जाए। ये है हमारा लास्ट बैंक, वो है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। ये जितने भी पूरे वर्ल्ड में सेंट्रल बैंक चल रहे हैं, जैसे इंडिया का RBI है, यूएसए का फेडरल बैंक है, जो भी ऐसे बैंक है उन सभी के बैंकों का बैंक है। हम क्या बोलते हैं कि अपने इंडिया के बैंकों का बैंक RBI है। तो RBI के ऊपर भी कोई बैंक है क्या पूरे वर्ल्ड लेवल पे? तो यस, इट इज बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। सो हमारा ये पूरा ऐसा बैंक है जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड की 95% इकोनॉमी रन करती है। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये आप पिक्चर देख सकते हैं इसके हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। स्विट्जरलैंड की एक सिटी है बेसल, जैसे आपने बेसल नॉर्म्स सुने होंगे, तो ये वहीं से बेसल नॉर्म्स निकल के आए, क्योंकि ये बेसल जो एक जगह का नाम है, ये बेसल कुछ और नहीं है, ये जगह का नाम है, एक सिटी का नाम है। तो वहीं से ये चीज निकल के आई है। यहाँ पे इसको 1930 में बनाया गया था, 17 मई 1930 में। इसके हेडक्वार्टर्स बेसल स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। ये पूरे वर्ल्ड में किस चीज के लिए काम करता है? पूरे वर्ल्ड के 63 सेंट्रल बैंक, आप यहाँ पे पिक्चर में ही देखिए, सभी लोग इस पिक्चर को गौर करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो इस पिक्चर में इंडिया हाईलाइटेड है, दैट मीन्स इंडिया इसका पार्ट है, राइट। मैं वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको कवर करवा रही हूँ जिसमें इंडिया पार्ट है। इसके अलावा वाले भी हम जरूर कवर करेंगे, लेकिन वो किसी और वीडियो में कवर करेंगे। आज हमारा फोकस है उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कवर करना जिसमें इंडिया पार्ट है। तो BIS जो हमारा एक पार्ट बना हुआ है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के रूप में, ये पूरे वर्ल्ड में सेंट्रल बैंक जितने भी, जैसे अपने इंडिया का सेंट्रल बैंक है RBI, उनको सपोर्ट करता है, साथ ही साथ उनके लिए पॉलिसीज बनाता है। और इनकी एक पॉलिसी बहुत ही फेमस है, बेसल नॉर्म्स। ये बेसल नॉर्म्स आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हम लोग बेसल नॉर्म्स को कवर करें। तो वी विल डेफिनेटली कवर दी बेसल नॉर्म्स, ठीक है। अपकमिंग क्लासेस में बेसल नॉर्म्स का एक 1 शॉट वीडियो हम कंप्लीट करेंगे। तो ये कैसा बैंक है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इज द सेंट्रल बैंक फॉर ऑल दी सेंट्रल बैंक्स, राइट। ये जो है ग्लोबल इकोनॉमिक फॉरेन फाइनेंशियल चीजों को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। तो रिवाइज करते हैं हमारे आज के सारे बैंकिंग सिस्टम को जो हमने कंप्लीट किया। हमने 6 बैंक्स को एक्चुअली कंप्लीट किया है,
जिसमें सबसे पहला है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक आईएमएफ में सिमिलरिटी क्या है, दोनों के हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन में लोकेटेड हैं, दोनों ही ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही बनाए गए थे, और दोनों बैंकिंग का काम है लोन देना। एक का काम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए और एक का काम है जो है आईएमएफ का इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के टाइम पे लोन प्रोवाइड करना। एडीबी जो है 1966 में बनाया गया, हेडक्वार्टर्स मनीला फिलीपींस, एशियन पूरे एरिया को कवर करता है, काफी हद तक एशिया के डेवलपमेंटल लोन्स यहीं से लिए जाते हैं। एग्जाम्पल इंडिया ने रिसेंटली एडीबी से बैम्बू प्रोडक्शन के लिए लोन लिया है। उसके अलावा भी मल्टीपल लोन्स है, स्कूल नेट के लिए लोन लिया है, अपने वेस्ट बंगाल की डील के लिए मल्टीपल लोन्स लिए गए हैं। सेम ऐसे ही एआईआईबी 2016 में बना है, हेडक्वार्टर्स भी इसके भी चाइना ही है। एनडीबी 2014 के बाद से 15 में अपना काम करना शुरू किया, इसके भी हेडक्वार्टर्स चाइना है, और जो बेसिल है यहाँ पर ये इसके हेडक्वार्टर्स बीआईएस के बेसिल में है। सो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट बैंकिंग से जुड़े हुए कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हर एस्पिरेंट को आने चाहिए, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टैटिक जो आपको करंट अफेयर करने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि बार बार हम ये करंट अफेयर में पढ़ने वाले हैं कि आज इंडिया ने इस बैंक से लोन लिया, तो उसका स्टैटिक पोर्शन अगर आप अभी क्लास में समझ लोगे तो करंट अफेयर की क्लास में आपको बार बार उसका स्टैटिक पोर्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप फोकस करोगे इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर, राइट। सो इस तरीके की वीडियोस के लिए दृष्टि बैंकिंग एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपडेटेड रहिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से ऐसे ही नए टॉपिक्स के साथ। जय हिंद।